सभी को नमस्कार। यजत एजुकेशन हिंदी व्याकरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में विकारी शब्दों के अंतर्गत हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हम पढ़ चुके हैं। आज हम विकारी शब्दों के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं क्रिया। क्रिया भी क्या है? एक विकारी शब्द। क्रिया क्या है? विकारी शब्द। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि क्रिया कहते किसे हैं। तो हम कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होने का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसको क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। तो क्रिया की परिभाषा में हम कह सकते हैं वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। बोध यानी ज्ञान, उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब देखिए, दो शब्द आए हैं, एक तो करना और एक होना। इन दोनों शब्दों से क्या अभिप्राय है? एक तो आ गया करना और एक होना। कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ क्रियाएं हैं जिनको करना पड़ता है, जिन क्रियाओं को करना पड़ता है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, इनको करना पड़ता है। कुछ क्रियाएं ऐसे होती हैं जो स्वतः ही घटित होती हैं, यानी अपने आप ही होती हैं, स्वतः घटित होती हैं। तब कहा जाता है किसी क्रिया का करना या होना। कुछ क्रियाएं तो की जाती हैं, कुछ अपने आप ही घटित होती हैं, जैसे बादलों का गड़गड़ाना, बिजली का चमकना, हवा का चलना। तो ये क्या है? स्वतः यानी अपने आप घटित होने वाली क्रिया है। तब कहा जाता है कि वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए या होने का बोध हो, उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे कह दिया जाए कि राम पुस्तक पढ़ रहा है या राम पुस्तक पढ़ता है। तो क्रिया क्या है? पढ़ना। इसी तरह कह दे बिजली चमक रही है, तो कार्य क्रिया है वो किसी कर्ता द्वारा की भी जाती है और कई बार क्रियाएं अपने आप भी घटित होती हैं। तो क्रिया क्या है? चमकना। क्या है? चमकना। अब जो क्रिया है, कई पेपर में, प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है कि क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है। तो क्रिया का मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। धातु। तो हम कह सकते हैं क्रिया के मूल रूप को
धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। अब देखिए जो क्रिया शब्द है, पहले तो इसको देखो। अब बहुत से लोग इसको क्रिया बोलते हैं, क्रिया नहीं है ये। क अधूरा है, रे के ऊपर छोटी ई की मात्रा है और फिर या है। क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। और लगभग लोगों उच्चारण में इसको क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया नहीं है ये क्रिया है। क्या है? क्रिया। तो क्रिया का मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। याद रखना, पेपर में पूछ सकते हैं, यहीं से प्रश्न एक दो बार पूछ भी लिए गए हैं कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे पढ़ना क्रिया है, पढ़ना, इसमें जो धातु कौन सा है? पढ़। धातु क्या है? पढ़। पढ़ धातु है। इसी तरह चलना क्रिया है, चलना क्रिया का धातु क्या है? चल। यानी इनके साथ में ना तो प्रत्यय जुड़ा है, ना क्या जुड़ा है? प्रत्यय जुड़ा है। ना प्रत्यय जुड़ने के बाद में पढ़ना लिखना इनका निर्माण हुआ है। इसी तरह कह दिया जाए कि सुनना, तो सुनना जो शब्द है इसमें मूल धातु क्या है? सुन। और ना क्या जुड़ा है धातु के साथ में? प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और क्रिया क्या बन गई? सुनना। तो क्रिया का मूल रूप जो होता है वो क्या होता है? धातु ही होता है। इसी तरह कह दिया जाए दौड़ ना, तो इसमें दौड़ क्या है? धातु है। और ना क्या है? इसके साथ में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और क्या बना है? दौड़ना। तो ये क्रिया की परिभाषा और धातु की परिभाषा। धातु किसे कहते हैं? दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए जो क्रिया है, क्रिया के लिए वाक्य में कई बार क्रम है वो प्रयुक्त होता है क्रिया के साथ, और कई बार नहीं होता है। तो अगर पेपर में पूछ लिया जाए आपसे कि क्रम के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? किसके आधार पर? क्रम के। क्रम के आधार पर क्रिया। तो क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं? यानी कई बार क्रिया के साथ वाक्य में क्रम रहता है और कई बार नहीं रहता है। तो इसी आधार पर क्रिया के दो भेद हो जाते हैं। एक तो अकर्मक, यानी जहां क्रम उपस्थित नहीं है, अकर्मक क्रिया। और दूसरा जो भेद होता है वो क्या होता है? सकर्मक क्रिया। अब जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं ये जो वाक्य में प्रयुक्त होती हैं तो इनके साथ कोई क्रम नहीं आता है। यानी क्रम रहित होकर के भी जब ये वाक्य में प्रयुक्त होती हैं तो अपना जो अर्थ है, अर्थ को प्रकट करने में क्या होती हैं? सार्थक होती हैं, अपना अर्थ प्रकट कर देती हैं। जैसे हम कह दें हंसना, हंसने के लिए किसी क्रम की आवश्यकता नहीं है। हंसना, रोना, रोने के लिए किसी क्रम की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह दैनिक जुड़े से दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जो क्रियाएं हैं, आना जाना रोना उड़ना, जैसे आना जाना उड़ना उठना बैठना, यानी लगभग हमारी स्वाभाविक जो क्रियाएं होती हैं, चलना फिरना भागना दौड़ना, ये क्या है? अकर्मक है। चलना फिरना, दौड़ना,
भागना, दौड़ना, भागना। इसके अलावा हम कह सकते हैं जैसे तैरना, तैरने के लिए भी किसी क्रम की आवश्यकता नहीं है, तो तैरना भी क्या है, अकर्मक क्रिया है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि लगभग जो स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं हमारे दैनिक जीवन के स्वभाव से जुड़ी हुई होती हैं, वो क्या होती हैं, अकर्मक क्रियाएं होती हैं। इसके अलावा जो प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित होती हैं, प्राकृतिक जो घटनाओं से संबंधित या घटनाएं जो होती हैं वो भी किसके अंतर्गत आती हैं, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। जैसे कह दिया जाए बादल गड़गड़ा रहे हैं, तो गड़गड़ाना क्या है, अकर्मक क्रिया है। आकाश में बिजली चमक रही है, तो बिजली का चमकना क्या है, एक प्राकृतिक घटना है, प्रकृति से जुड़ी हुई है। तो स्वाभाविक क्रियाएं हमारे स्वभाव से जुड़ी हुई और प्रकृति से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं होती हैं जो क्या है, अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण होती हैं। सकर्मक क्रियाएं वो होती हैं जहां क्रिया के साथ क्या होगा, कर्म होगा। बिना कर्म के क्रिया अपना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर पाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि सकर्मक क्रिया में जो क्रिया होती है उस क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। फल किस पर पड़ता है, कर्म पर, फल कर्म पर पड़ता है। और अकर्मक में जो फल है वो किस पर पड़ता है, कर्ता पर। अगर इस तरह के प्रश्न बना के पूछ लिया जाए कि जिस क्रिया में क्रिया का फल, किसका, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस क्रिया में क्रिया का फल किस पर पड़ता हो, कर्म पर, किस पर पड़ता हो, कर्म पर, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको सकर्मक कहते हैं। और सकर्मक जो क्रियाएं होती हैं उसमें क्या होता है, कर्म होता है, किसके साथ, क्रिया के साथ। और जो सकर्मक क्रिया है यानी कर्म एक भी आ सकता है इसमें और दो भी आ सकते हैं। क्रिया के साथ एक क्रम भी होते हैं और कई बार वाक्य में दो क्रम भी होते हैं। तो इसी आधार पर इसके दो भेद हो जाते हैं। एक तो होता है एक कर्मक क्रिया, सकर्मक के दो भेद हैं। इसमें क्या होगा, एक क्रम हुआ, यानी क्रिया के साथ क्या आएगा, एक क्रम आएगा। और जो द्वि कर्मक है, इस द्वि कर्मक में यानी क्रिया के साथ कितने क्रम रहेंगे, दो क्रम रहेंगे। क्या रहेंगे, दो क्रम रहेंगे सकर्मक क्रिया में। अब द्विकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे लेना, देना, खरीदना, बेचना, भेजना। ये क्रियाएं हमेशा क्या होती हैं, दो कर्मों के साथ ही प्रयुक्त होने वाली क्रियाएं होती हैं। तो अब हम थोड़ा विस्तार से क्रम के आधार पर क्रिया का विस्तार से अध्ययन करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। अब हम विस्तार पूर्वक थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो क्रम के आधार पर, क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर एक, अकर्मक क्रिया, और नंबर दो, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहने का अभिप्राय है कि जो क्रिया क्रम की अपेक्षा नहीं रखती
अपेक्षा यानी आशा, यानी जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा, अपेक्षा यानी आशा, जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी ये ऐसी क्रिया होती है जिसको वाक्य में प्रयुक्त होने के लिए, अपना अर्थ प्रकट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वाक्य में जिस क्रिया का फल यानी कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो दूसरी कई बार परिभाषा में से ही प्रश्न बना के पूछ लिया जाता है कि जिस क्रिया का फल यानी कर्ता पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अर्थार्थ लगा करके यहीं से प्रश्न बना लिए जाते हैं। तो कह सकते हैं वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता यानी कार्य को करने वाला कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़ के कर्ता पर पड़ता है वो क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। या हम ये कह सकते हैं कि जहां वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती और क्रिया बिना कर्म के ही अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करती है या पूर्ण अर्थ वो स्पष्ट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये भी परिभाषा हम दे सकते हैं। वाक्य में जहां कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती और क्रिया बिना कर्म के ही अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट करती हैं उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। देखिए, ये दो परिभाषा लिखाने का अभिप्राय ये है कि कई बार पेपरों में हमने देखा है कि इनमें से ही प्रश्न बना लिए जाते हैं। तो दोनों परिभाषाएं हैं वो इसीलिए हमने लिखी हैं कि अगर परिभाषा में से प्रश्न का निर्माण किया जाए तो भी यानी विद्यार्थी का जो उत्तर है वो क्या हो? सही हो। जैसे कह दिया जाए कि मनीष मैदान में दौड़ रहा है। मनीष मैदान में दौड़ रहा है। वाक्य का कर्ता कौन है? मनीष। क्रिया क्या है? दौड़ना। अब ये दौड़ना जो क्रिया है, इस दौड़ना क्रिया का जो फल है, प्रभाव है, वो किस पर पड़ रहा है? मनीष पर पड़ रहा है।
किस पर पड़ रहा है? मनीष पर पड़ रहा है। तो दौड़दा क्रिया अपने आप में क्या है? एक अकर्मक क्रिया है। इसको अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। जैसे कह दिया जाए चिड़िया आकाश में उड़ रही है। क्रिया क्या है? उड़ना। इस उड़ना क्रिया को किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्या इसके लिए? कर्ता। और उड़ना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। तो उड़ना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अब अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे हंसना, रोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, दौड़ना, भागना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, दौड़ना, भागना और तैरना, यानी जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, या हम कह सकते हैं आना जाना। आना जाना ये दोनों क्रियाएं भी क्या है? अकर्मक है। आना जाना, इन क्रियाओं को वाक्य में जहां प्रयुक्त होगी कर्म की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं। ये तो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, हमारे स्वभाव से जुड़ी हुई हैं। कुछ प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, जैसे हम कह दें चमकना, टिमटिमाना। हम कह दिया जाए कि आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, प्राकृतिक क्रिया है। प्राकृतिक क्रियाएं हमेशा किसमें होती हैं? अकर्मक में होती हैं। चमकना, आकाश में बिजली चमक रही है। गड़गड़ाना, तो ये क्या है? बहना, तेज हवा बह रही है, तो बहना क्या है? एक प्राकृतिक घटना, हवा का बहना। तो प्राकृतिक घटनाएं भी क्या होती हैं, या प्राकृतिक क्रियाएं भी क्या होती हैं? अकर्मक क्रियाएं ही होती हैं। ये है अकर्मक क्रिया। तो इन क्रियाओं को थोड़ा याद रखना। हंसना, रोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, दौड़ना, भागना, तैरना, आना जाना, ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं? स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं और अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण होती हैं। उसके अलावा प्रकृति से जुड़ी हुई कोई भी घटना है, कोई भी प्रकृति से जुड़ी हुई क्रिया है, तो वो भी किसका उदाहरण होगी? अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगी। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद अकर्मक क्रिया हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया को। नंबर 2, सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के बारे में हम कह सकते हैं जो क्रिया वाक्य में प्रयुक्त होने पर क्रम की अपेक्षा यानी आशा, क्रम की अपेक्षा रखती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी बिना क्रम के यह क्रिया वाक्य में आने पर अपना पूर्ण अर्थ या पूर्ण भाव नहीं प्रकट कर पाती है। दूसरी परिभाषा में हम कह सकते हैं अर्थार्थ
जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी अकर्मक क्रिया का तो प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर। और सकर्मक क्रिया होती है उसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? क्रिया का फल या क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। और अकर्मक में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर। और हम विस्तार पूर्वक इसके बारे में कह सकते हैं, एक परिभाषा और दे सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया कर्म के बिना अपना अर्थ कह सकते हैं, भाव कह सकते हैं, भाव स्पष्ट नहीं कर पाती हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कह दिया जाए राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तकें पढ़ता है। कर्ता कौन है? राम करता है। क्रिया क्या है? पढ़ना। और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। कर्म क्या है? पुस्तक। कर्म क्या है? पुस्तक। इसी तरह कह दिया जाए श्याम पत्र लिखता है। श्याम क्या है? करता है। लिखना क्या है? क्रिया है। और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पत्थर पर। पत्थर क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म है। तो जैसे हम कहें मनीष पुस्तक पढ़ रहा है, अब मनीष करता है और पढ़ना क्रिया है, और क्रिया का प्रभाव कर्म पर यानी पुस्तक पर पड़ रहा है। इसी तरह कह दिया जाए कि मनीष आम खाता है। अब खाना एक क्रिया है, क्रिया का प्रभाव मनीष पर न पढ़ करके जो कर्म आया है आम, उस पर पड़ रहा है। तो कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर उस हम दोनों में अंतर समझने की, अंतर कैसे करें दोनों में पहले तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ये क्या है? सारी की सारी पहनना सकर्मक क्रियाएं। ये क्रियाएं तभी अपना अर्थ प्रकट करेगी, पूर्ण अर्थ दे पाएगी, जब इनके साथ में क्या होगा? कर्म होगा। क्या होगा? कर्म होगा। तो सकर्मक कौन 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 सी क्रियाएं हैं? जैसे हम कह दें पढ़ना, लिखना, खाना, पीना,
पहनना, भेजना, लेना, देना, खरीदना, बेचना, ये सारी क्रियाएं क्या हैं? ये सारी की सारी क्रियाएं क्या हैं? सकर्मक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को क्या चाहिए? वाक्य में पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए क्रम चाहिए। अब हम अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं जो है, तो उनमें अंतर भी कैसे होता है? अंतर हम कैसे पता करें कि ये अकर्मक है या ये सकर्मक है? तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए, यानी क्रिया से पहले हमें क्या लगा करके, क्या शब्द लिख करके क्या करना चाहिए? प्रश्न करना चाहिए। यदि वहां क्या का कोई काल्पनिक या वास्तविक उत्तर मिल रहा है तो वो क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। क्या का कोई काल्पनिक या वास्तविक उत्तर हमें प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। तो हम पहचान कैसे करें इन दोनों की? पहचान के लिए, यानी सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या शब्द लगाकर प्रश्न करना चाहिए? क्या शब्द लगाकर प्रश्न करना चाहिए? यदि वास्तविक या काल्पनिक उत्तर प्राप्त हो रहा है तो क्रिया सकर्मक, अन्यथा अकर्मक मानी जाती है। अब यहां दो चीज आइए देखो। एक तो शब्द है वास्तविक से अभिप्राय, जैसे ही हम क्रिया से पहले क्या लगा करके प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा, यानी प्रत्यक्ष उत्तर अपने पास में लिखित में आ जाएगा, तो वो क्या है? वास्तविक है। और कई बार क्या होता है कि कंपटीशन में बच्चे की जो हिंदी भाषा या व्याकरण की जो मजबूती है उसको देखने के लिए जो क्रम होता है कई बार उसको लुप्त कर देते हैं, क्रम का लोप कर देते हैं। तो वहां पर हमें किसकी प्राप्ति होती है? काल्पनिक उत्तर की प्राप्ति होती है। काल्पनिक उत्तर भी मिल रहा है तो भी क्या है? क्रिया क्या है? सकर्मक है। जैसे उदाहरण देखिए, अगर कह दिया जाए राम दौड़ रहा है, क्रिया क्या है? दौड़ना। क्रिया से पहले यहां क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? क्या। तो क्या बनेगा? राम क्या दौड़ रहा है। प्रश्न ये बनेगा। तो अपने पास में यहां कोई उत्तर नहीं है, तो उत्तर नहीं है तो क्रिया क्या है? अकर्मक है। इसी तरह कह दिया जाए कि श्याम हंस रहा है, अब क्रिया क्या है? हंसना। तो प्रश्न क्या बनेगा? क्रिया से पहले क्या लगाएंगे? क्या लगा करके प्रश्न करेंगे हम? श्याम क्या हंस रहा है।
कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, उत्तर है ही नहीं, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। तो क्रिया क्या है? अकर्मक है। अगर ये क्रिया जिसे कह दिया जाए राम आम खा रहा है, तो क्रिया क्या है? खाना। क्या है? खाना। प्रश्न क्या बनेगा? राम क्रिया से पहले, क्रिया से पहले क्या लगाएंगे? राम या कर्ता क्या? क्या खा रहा है? राम क्या खा रहा है, यानी क्रिया से पहले चाहे कोई शब्द हो उसको छोड़ देंगे और क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे। राम क्या खा रहा है, तो उत्तर अपने पास में क्या है? आम। क्या है? आम। उत्तर की अगर प्राप्ति हो रही है तो क्या है? क्रिया सहकर्मक है। इसी तरह कह दिया जाए तो खाना पीना पहनना लिखना पढ़ना ये सब क्या है? श्याम पत्र लिख रहा है, तो क्रिया लिखना है, लिखना से पहले क्या लगाएंगे कि श्याम क्या लिख रहा है, क्या लगा करके प्रश्न करेंगे तो उत्तर हमें क्या मिल जाएगा? पत्थर। क्या मिल जाएगा? पत्थर। तो क्रिया क्या हुई? सहकर्मक हुई। क्या हुई? सहकर्मक हुई। अगर उत्तर की प्राप्ति हो रही है तो क्रिया क्या है? सहकर्मक है। अब कई बार क्या है, कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उनमें क्रम का क्या कर दिया जाता है? ये क्रम लोप कर दिया जाता है। जैसे सीधा कह दिया जाए कि दिनेश पढ़ रहा है। प्रश्न से अगर इसकी जांच करें, प्रश्न से इसकी जांच करें तो दिनेश क्रिया से पहले क्या? क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। अब देखिए जो वाक्य दिया गया है इसके आधार पर तो हमें कोई उत्तर की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन ये याद रखना अगर पढ़ रहा है तो पढ़ने के लिए उसके पास कुछ न कुछ तो होगा, कुछ न कुछ तो होगा। हो सकता है वो पुस्तक हो सकता है वो अखबार हो, अखबार भी हो सकता है उसके पास में कोई अन्य सामग्री हो, अन्य सामग्री हो, यानी कुछ न कुछ होगा तभी तो पढ़ेगा। तो यहां पर उत्तर हमें क्या मिल रहा है? किस उत्तर की प्राप्ति हो रही है? काल्पनिक उत्तर की। यानी हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा? काल्पनिक होगा, कल्पना के आधार पर होगा। तो काल्पनिक उत्तर भी मिल रहे हैं तो क्रिया क्या होगी? सहकर्मक होगी। क्या होगी? सहकर्मक होगी। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब कई बार जो सहकर्मक क्रिया होती है, जो सहकर्मक क्रिया होती है इसके साथ, यानी इसके साथ एक क्रम भी हो सकता है और दो क्रम भी कई बार प्रयुक्त हो जाते हैं। तो यानी क्रम की संख्या के आधार पर, क्रम की संख्या के आधार पर सहकर्मक क्रिया के दो भेद माने जाते हैं। किसके आधार पर माने जाते हैं दो भेद? क्रम की संख्या। किसके आधार पर? क्रम की संख्या के आधार पर। तो पूछ लिया जाए
कि सकर्मक क्रिया के दो भेद किस आधार पर होते हैं? तो सकर्मक क्रिया के दो भेद क्रम की संख्या के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर होते हैं? क्रम की संख्या के आधार पर होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं? कई बार तो क्रिया के साथ एक क्रम आता है सकर्मक क्रिया के साथ, और कभी दो क्रम आते हैं। तो एक क्रम जहां आएगा उसको क्या कहेंगे? एक कर्मक क्रिया। और दो क्रम होंगे तो द्विकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया तो हम कह सकते हैं वाक्य में प्रयुक्त सकर्मक क्रिया के साथ जहां एक क्रम प्रयुक्त हो, एक क्रम प्रयुक्त हो। जैसे कह दिया जाए राम चाय पी रहा है, तो हम सीधा प्रश्न करेंगे क्रिया से पहले, क्रिया है पीना, क्या लगा करके राम क्या पी रहा है, तो हमें उत्तर मिल जाएगा क्या? चाय। तो क्या है? क्रिया के साथ एक क्रम है। इसी तरह कह दिया जाए कि मनीष खाना खा रहा है, तो हम क्रिया से पहले क्या करेंगे? क्या लगाकर प्रश्न करेंगे मनीष क्या खा रहा है, तो हमें उत्तर मिल जाएगा खाना। और ये क्या? एक क्रम है, क्रिया के साथ एक क्रम है। और द्विकर्मक किसे कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? वाक्य में प्रयुक्त सकर्मक क्रिया के साथ जहां दो क्रम प्रयुक्त हो। कितने क्रम प्रयुक्त हो? दो क्रम प्रयुक्त हो। जैसे कह दिया जाए राम ने श्याम को पत्र भेजा। देखिए इसकी पहचान कैसे करोगे? पहचान के लिए पहचान कैसे करोगे? क्या किसको या फिर किसे लगा करके इसकी पहचान की जाती है। तो राम ने श्याम को, क्रिया से पहले क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे तो उत्तर क्या मिलेगा हमें? राम ने श्याम को क्या भेजा, तो हमें उत्तर मिलेगा पत्थर। एक क्रम आगे। और दूसरा क्रम जब हमें ज्ञात करना है तो किसको या किसे लगाएंगे? किसके बाद? कर्ता के बाद। किसके बाद? ये तो लगाएंगे, क्या तो लगाएंगे क्रिया से पहले। देखिए पहचान ऐसे करेंगे, क्रिया से पहले क्या लगाएंगे? क्या। क्या लगाएंगे? क्या। और जो क्रम है यानी कर्ता है, कर्ता के बाद क्या लगाएंगे? किसे, किसको शब्द लगा करके प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा क्या बनता है? राम ने किसको पत्र भेजा। प्रश्न ये है। उत्तर क्या मिल रहा है हमें? श्याम। क्या मिल रहा है? श्याम। तो श्याम क्या है? प्रथम क्रम और दूसरा क्रम। तो ये किसका उदाहरण है? द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसी तरह कह दिया जाए
पूजा ने मोनिका को पुस्तक बेची। सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्रिया है क्रिया से पहले क्या लगा करके, क्रिया है बेचना, क्या लगा करके प्रश्न करेंगे तो क्या होगा, पूजा ने मोनिका को क्या बेची, ये बनेगा। तो उत्तर क्या मिल जाएगा, पुस्तक। एक क्रम आ गया। और दूसरा क्रम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कर्ता के बाद किसे लगाकर या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे। पूजा ने किसको या किसे पुस्तक बेची, पूजा ने किसको पुस्तक बेची। तो उत्तर क्या मिल रहा है हमें, मोनिका। तो मोनिका यहां क्या है, दूसरा क्रम है। तो सहकर्मक क्रिया में कई बार क्रिया के साथ एक क्रम होता है और कई बार दो क्रम होते हैं। इसी आधार पर क्रम की संख्या के आधार पर ही सहकर्मक क्रिया के दो भेद किए जाते हैं, एक क्रमक और द्विकर्मक। अब ये देखिए, ये जो क्रियाएं हैं, भेजना, लेना, देना, खरीदना, बेचना, ये क्रियाएं हमेशा ही क्या होती हैं, द्विकर्मक होती हैं। ये क्रियाएं जहां आएगी वहां दो कर्मों की आवश्यकता पड़ेगी। देखो, अगर आप कुछ भेज रहे हो तो कोई सामने होगा तभी तो उसको भेजोगे, और कुछ आपके पास है वही तो आप भेज रहे हो, दो क्रम है। लेना देना, अगर आप कोई चीज ले रहे हो तो उसको देने वाला भी तो कोई है, जिससे खरीद रहे हो, जिससे ले रहे हो, और कोई चीज कोई वस्तु भी तो है जो लेने योग्य है। तो भेजना, लेना, देना, खरीदना, बेचना, ये क्रियाएं हमेशा क्या होती हैं, द्विकर्मक के रूप में प्रयुक्त होती हैं, जहां दो क्रम इनके साथ हमेशा आते हैं। तो ये है अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर, और अकर्मक और सकर्मक क्रिया के भेद, और सकर्मक क्रिया के दो भेद। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम क्रम के आधार पर क्रिया पढ़ चुके हैं। कई बार क्या होता है कि सकर्मक क्रियाओं में क्रम का लोप हो जाता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि क्रम का लोप होने के बाद में वहां क्या करते हैं, क्रम नहीं रहता है, क्रम होता तो है लेकिन उसको लुप्त कर दिया जाता है। तो वहां पर क्या मानी जाए, सकर्मक क्रियाएं मानी जाए। कुछ महत्वपूर्ण बातें वो मैं बता देता हूं, तो आप लिखिए। कई बार सकर्मक क्रियाओं में क्रम का लोप कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, क्रम का लोप कर दिया जाता है। जैसे कह दिया जाए, राम लिख रहा है। अब देखिए, लिखना क्रिया अपने आप में क्या है, सकर्मक क्रिया है। यहां सिर्फ क्या किया गया है, लोप किया गया है। इसका क्रम का क्या है, क्रम का लोप है, क्रम का
लोप हुआ है, छिपाया गया क्रम को। तो हम प्रश्न करें क्रिया से पहले क्या लगा करके, राम क्या लिख रहा है, राम क्या लिख रहा है। तो हमें वास्तविक तौर पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है लिखित में, लेकिन ये याद रखना अगर लिख रहा है तो कुछ न कुछ तो लिख रहा है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर काल्पनिक उत्तर की प्राप्ति करेंगे हम, काल्पनिक उत्तर मिलेगा। हो सकता है वो पत्र लिख रहा हो, वो कोई पुस्तक लिख रहा हो, वो कोई कहानी लिख रहा हो, यानी कुछ न कुछ तो लिख रहा है। तो हमें क्या मिलेगा, काल्पनिक उत्तर की भी जहां प्राप्ति हो जाए वहां क्रिया क्या मानी जाती है, सकर्मक मानी जाती है। और कई बार क्या होता है कि जो अकर्मक क्रिया है, जब अपने ही धातु से बना हुआ या उससे मिलता जुलता कोई सजातीय क्रम उसके साथ प्रयुक्त हो, क्रम के साथ प्रयुक्त हो जाती है, तो वह क्या बन जाती है, सकर्मक बन जाती है। तो दूसरा महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, हम कह सकते हैं जब अकर्मक क्रिया, जब अकर्मक क्रिया अपने ही धातु, धातु यानी क्रिया का मूल रूप, अपने ही धातु से बना हुआ, धातु से बना हुआ, या हम कह सकते हैं मिलते जुलते सहजातीय क्रम के साथ, मिलते जुलते सहजातीय क्रम के साथ, सहजातीय क्रम के साथ प्रयुक्त होती हैं, प्रयुक्त होती है, तो सकर्मक क्रिया मानी जाती है। कौन सी क्रिया मानी जाती है, सकर्मक क्रिया मानी जाती है। जैसे हम कह दें, अब शब्द देखो, धातु तो दौड़ है, जैसे आ जाए दौड़, दौड़ना, अब मूल धातु तो दौड़ है, इसी धातु से मिलते जुलता कोई सहजातीय क्रम आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, सकर्मक। जैसे दौड़, दौड़ना, हंसी, हंसना, हंसी, हंसना, लड़ाई, लड़ना, लड़ाई लड़ना, बुनाई, बुनना, बुनाई, बुनना, या हम कह सकते हैं खेल, खेलना, खेल, खेलना। ये जब यानी मूल धातु इनका है, जिस धातु जो मूल है उसी धातु से मिलते जुलते किसी सहजातीय क्रम के साथ कोई क्रिया आ जाए तो वो अकर्मक होते हुए भी क्या बन जाती हैं, सकर्मक बन जाती हैं। जैसे हम कहते हैं कि राम प्रतिदिन लंबी दौड़ दौड़ता है, राम प्रतिदिन लंबी दौड़ दौड़ता है। अब देखिए हम क्या लगा करके, दौड़ना जो करिए उससे पहले क्या लगा करके प्रश्न करेंगे, राम प्रतिदिन लंबी क्या, क्या लगाएंगे यहां पर, क्या दौड़ता है, तो हमें उत्तर भी मिल जाएगा। क्या उत्तर मिला, दौड़। वैसे दौड़ना क्या है, अकर्मक क्रिया है, लेकिन जब जिस धातु से क्रिया मिली बनी हुई है उसी से मिलता जुलता या कोई सहजातीय क्रम साथ में आ जाए तो वो क्या बन जाती है, सकर्मक क्रिया बन जाती है। इसी तरह हम कह दें गरीब व्यक्ति रोज यानी भोजन की लड़ाई लड़ता है। और लड़ाई और लड़ना, गरीब व्यक्ति रोज भोजन की लड़ाई लड़ता है, लड़ाई और लड़ना दोनों का धातु एक ही है। अब लड़ना जो यहाँ क्रिया है
उससे पहले जो लड़ाई जो क्रम आया है वो यानी उसी धातु से बना हुआ है, सजातीय धातु है दोनों का, तो क्या बनेगी? सहकर्मक क्रिया बनेगी। हम प्रश्न भी कर सकते हैं कि गरीब व्यक्ति रोज क्या लड़ता है, तो हमें उत्तर क्या मिलेगा? लड़ाई। गरीब व्यक्ति प्रतिदिन भोजन के लिए क्या लड़ता है, तो उत्तर मिलेगा लड़ाई। इसी तरह हम कह सकते हैं आपको झूठी हंसी हंसना आता है। आपको झूठी हंसी और हंसना, क्रिया है हंसना और उससे पहले शब्द आया हंसी, तो दोनों ही हंस धातु से बनी हुई है। तो हम प्रश्न भी कर सकते हैं कि आपको झूठी क्या हंसना आता है, तो उत्तर मिल जाएगा हंसी। तो ये शब्द याद रखना, दौड़ दौड़ना, हंसी हंसना, लड़ाई लड़ना, बुनाई बुनना, खेल खेलना। यानी वैसे देखें तो खेलना, लड़ना, हंसना, दौड़ना ये क्रियाएं क्या है? एकर्मक में प्रयुक्त होती हैं। लेकिन जब इन क्रिया, जिस धातु से क्रिया बनी है उसी धातु से मिलता जुलता कोई क्रम इनके साथ में आ रहा है, तो क्या बन जाती है? ये सहकर्मक बन जाती है। इसके अलावा ये दोनों बातें हैं, ये क्या है? महत्वपूर्ण है। अब एक प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तीसरा नियम याद रखना कि जो प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि जब व्यक्ति स्वयं कोई कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। तो प्रेरणार्थक क्रिया मूल रूप में एकर्मक और सहकर्मक दोनों में से कोई भी हो सकती है। लेकिन जब प्रेरणार्थक बनकर वाक्य में प्रयुक्त होती हैं तो हमेशा क्या कहलाती हैं? सहकर्मक कहलाती हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया का मूल रूप है, मूल रूप से क्या हो सकती है? एकर्मक भी हो सकती है और सहकर्मक भी हो सकती है। लेकिन जो वाक्य में प्रेरणार्थक बनकर, यानी वाक्य में प्रेरणार्थक बनकर प्रयुक्त होगी, प्रयुक्त होती है तो सहकर्मक मानी जाती है, सहकर्मक मानी जाती है। जैसे कह दिया जाए कि शिक्षक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। अब शिक्षक यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, किसी और को कार्य करने के लिए जहां प्रेरित करने की बात आ जाए तो वहां क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो पढ़वाया क्रिया कैसी है? सहकर्मक क्रिया है। इसी तरह कह दिया जाए कि वह अपना कार्य मनीष से करवाता है। वह खुद कार्य न करके किससे करवा रहा है? मनीष से। किससे करवा रहा है? मनीष से। अब करवाना या करवाता है क्रिया कैसी बन गई? यहां आकर के सहकर्मक क्रिया बन गई। तो प्रेरणार्थक क्रिया जब भी आपको दिखाई दे, प्रेरणार्थक क्रिया का कोई उदाहरण, यानी जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित करता है अथवा अन्य से करवाता है, अन्य से करवाता है, वहां क्या होती है? वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो ये तीन बातें हमें ध्यान रखनी है। कई बार सहकर्मक क्रिया जब क्रम का लोप हो जाएगा तो देखने में तो ऐसा लगेगा हमें उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन उत्तर काल्पनिक उत्तर प्राप्त करेंगे और काल्पनिक उत्तर के आधार पर उसको क्या माना जाए? हमेशा सहकर्मक माना जाए। जब एकर्मक क्रिया अपने ही धातु से बने हुए मिलते जुलते कोई सहजातीय क्रम के साथ प्रयुक्त हो जाए तो भी वो क्या बन जाती है? सहकर्मक बन जाती है। और तीसरी बात यह कि जब कोई प्रेरणार्थक क्रिया, यानी मूल रूप से प्रेरणार्थक क्रिया एकर्मक भी हो सकती है और सहकर्मक भी हो सकती है, लेकिन जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगी तो वाक्य में प्रयुक्त प्रेरणार्थक बनकर प्रयुक्त होती है तो सहकर्मक की मानी जाती है।
और प्रेरणार्थक कहते किसे हैं? जहां कर्ता कोई स्वयं कोई कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या अन्य से कार्य करवाता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा वाक्य में क्या रहती है? सहकर्मक रहती है। क्या रहती है? सहकर्मक क्रिया का उदाहरण रहती है, सहकर्मक क्रिया मानी जाती है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। तो क्रम के आधार पर हम क्रिया पढ़ चुके हैं और क्रिया के कुछ मुख्य नियम हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं और प्रेरणार्थक क्रिया की बात भी कर चुके हैं। जहां कर्ता कोई स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वो वहां क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। एक तो पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया के बारे में। तो पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? यानी जब कर्ता एक क्रिया पूर्ण कर दूसरी क्रिया करता है तो पहले क्रिया को क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। तो हम कह सकते हैं जब कर्ता एक क्रिया पूर्ण कर दूसरी क्रिया करता है तो पहले की गई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। यानी ये क्रिया समाप्त होगी और दूसरी क्रिया क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। एक क्रिया तो क्या होगी? एक क्रिया समाप्त होगी, पूर्ण होगी। एक क्रिया के समाप्त होने के बाद यानी दूसरी क्रिया प्रारंभ। दूसरी पहचान क्या है? कि जो पहली क्रिया होगी इस पहली क्रिया के साथ में क्या जुड़ा हुआ मिलेगा आपको? कर प्रत्यय जुड़ा हुआ मिलेगा। क्या जुड़ा हुआ मिलेगा? कर प्रत्यय जुड़ा हुआ मिलेगा। जैसे हम कह दें राम पढ़कर सो गया। अब देखिए कर्ता कौन है? राम। कर्ता कौन है? राम करता है। पहले क्रिया की उसने क्या की? पढ़ने की। क्या की? पढ़ना। पहली क्रिया क्या थी उसकी? पढ़ना थी, पढ़ाई कर रहा था, पढ़ना। और दूसरी क्रिया क्या थी? सोना। तो हमेशा पहली क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक कहलाती है। पूर्वकालिक कहलाती है। पूर्वकालिक की पहचान क्या है? कि जो क्रिया का मूल धातु है, मूल धातु क्या है? पढ़। और पढ़ के साथ में प्रत्यय क्या जुड़ेगा? कर। पढ़कर। इसी तरह कह दिया जाए श्याम ने भाग कर बस पकड़ी। ये कर किसके साथ में जुड़ेगा? मूल धातु के साथ। मूल धातु के साथ क्रिया का जो मूल धातु है उसके साथ कर जुड़ेगा। अब देखिए कर्ता कौन है? श्याम। श्याम क्या है? क्रिया का कर्ता है। अब एक तो क्रिया का मूल धातु आया है भाग, यानी भाग से क्रिया बनती है भागना। और दूसरा क्या इसमें क्रिया क्या है? पकड़ना। क्या है? पकड़ना। इस क्रिया से पहले कौन सी क्रिया घटित हुई? भागने की।
तो भागना जो क्रिया है उसका मूल धातु क्या है? भाग। और उसके साथ में प्रत्यय क्या जुड़ेगा? कर। तो भाग कर क्या बना? श्याम ने भाग कर बसे पकड़ी। तो पूर्वकालिक क्रिया की पहचान क्या है? कि जो पहले जो क्रिया होगी उस क्रिया के साथ में क्या होगा? कर प्रत्यय जुड़ा हुआ मिलेगा। ये तो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में अब देखो इन दोनों क्रियाओं में थोड़ा सा अंतर है, पहली और दूसरी क्रिया में। एक होती है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया। अब तात्कालिक क्रिया किसे कहेंगे? कि एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया, यानी एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया का होना। दूसरी क्रिया का होना। दूसरी क्रिया का होना। इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? यानी धातु के अंत में जो क्रिया का धातु होगा उस धातु के अंत में यानी लास्ट में क्या जोड़ेंगे? ते प्रत्यय। क्या जोड़ेंगे? ते प्रत्यय लगाकर। उस धातु के अंत में तो ते प्रत्यय जोड़ेंगे। ते प्रत्यय जोड़कर उसके आगे ही जोड़ने से बनती है। धातु के अंत में ते प्रत्यय लगाकर उसके आगे ही क्या? ही जोड़ने से बनती है। जोड़ने से बनती है। जैसे देखिए पुलिस के आते ही चोर भाग गया। अब धातु है भाग, यानी क्रिया थी आना, और आना क्रिया का धातु क्या था? आ। क्या था? आ। और आ के साथ में आगे क्या जुड़ा? ते। और ते के तुरंत बाद आगे क्या आया? ही। क्या आया? ही। ही जोड़ने से बनती है। तो तत्कालिक क्रिया क्या हो गई? आते ही। तत्कालिक क्रिया क्या होगी? आते ही। इसी तरह कह दिया जाए कि कुत्ता जहर खाते ही मर गया। कुत्ता जहर खाते ही मर गया। तो क्रिया का मूल धातु क्या था? खा। और खा के साथ में क्या जुड़ा? ते। और उसके आगे क्या आ रहा है? ही। तो खाते ही क्या है? तत्कालिक क्रिया है। यानी एक क्रिया के होते ही दूसरी क्रिया का हो जाना। यानी जैसे ही कुत्ते ने जहर खाया, खाते ही तुरंत दूसरी क्रिया हो गई। कौन सी? मरने वाली। मर गया। इसी तरह पुलिस के आते ही दूसरी क्रिया हो गई, चोर क्या कर गया? भाग गया। यानी दोनों क्रियाओं के बीच में समय नहीं होता है। इसी तरह कह दें बालक सांप को देखते ही डर गया। अब दोनों क्रियाएं देखो, एक तो है देखना। देख। देख से क्या आगे ते जुड़ा है? देखते। उसके तुरंत बाद ही, यानी देखना और डरना दोनों क्रियाएं, उनके बीच में समय का अंतराल नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तत्कालिक क्रिया कहा जाता है। और तत्कालिक क्रिया की पहचान क्या है? धातु के अंत में क्या लगेगा? ते। और उसके आगे क्या आएगा? ही। ते और ही जोड़ने से ही तत्कालिक क्रियाएं बनती हैं। तो ये था हमारा आज का प्रकरण क्रिया। कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी राज्य में, यानी हिंदी व्याकरण से संबंधित अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा हो रही है और उसमें
हिंदी पाठ्यक्रम है और क्रिया का प्रकरण है, तो आपको जितना क्रिया से संबंधित विस्तृत ज्ञान दिया गया है, जो कुछ बताया गया है, जितनी जानकारी दी गई है, उससे अलावा कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर आपने ध्यान से इस क्लास को, पूरी क्लास को देखा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आपको यानी फायदा होगा। आपका जो भी प्रश्न होगा उसका आप जो उत्तर देंगे वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। और आज की ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है और आपको पसंद आ रही है, तो अपने जो भी सहपाठी हैं, जो भी आपके मित्र हैं, उन तक भी इस क्लास को यानी शेयर करें। और आप अगर इससे प्रकरण से संबंधित आपके किसी प्रकार का कोई संशय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें, कमेंट करें। और जो नए विद्यार्थी हैं, जो इस चैनल पर अब पहली बार क्लास देख रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जैसे ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशन को अगर आप सबमिट करोगे, तो हिंदी व्याकरण से संबंधित पूरा हिंदी व्याकरण है, जो संपूर्ण व्याकरण है, वो विस्तृत रूप से आपको यानी इसी प्रकार करवाया जाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।